हाय गाइस, दिस इज सोमोजीत मोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल MBBS मेड किट, जहां पर हम लोग का फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। एक ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट 1 वीडियो है एंड पार्ट 2 वीडियो होगा ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन के ऊपर। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ग्लाइकोलाइसिस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग है ग्लाइकिस, मतलब है स्वीट। स्वीट का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्ब लिख रहा हूं मैं। कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकिस एंड ऑब्वियसली लाइसिस। लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग। ठीक है, स्प्लिटिंग मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो स्प्लिटिंग होगा उसे ही हम कहेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज का जो स्प्लिटिंग होगा। तो इसके बाद हमें जानना पड़ेगा ग्लाइकोलाइसिस कहाँ कहाँ पर होता है और क्यों होता है। ठीक है, एंड इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिख रहा हूँ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, ठीक है। सिग्निफिकेंस का फर्स्ट जो पॉइंट होगा, सिग्निफिकेंस ये कहाँ कहाँ पर होता है? ये ऑल सेल्स में, सब सेल्स में ग्लाइकोलाइसिस होता है। ये फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, ऑल सेल्स साइटोप्लाज्म, सब सेल का साइटोप्लाज्म में ये होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है ये एनारोबिक होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। जब स्टारनस एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तब ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्यों? तब स्टारनस एक्सरसाइज के टाइम पे बहुत सारे टिश्यूज में हमारा क्या होता है? हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया का मतलब क्या है? लेस ऑक्सीजन। सो लेस ऑक्सीजन के लिए जो एनारोबिक सिचुएशन और एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होता है उसमें ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है और जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट क्या है? 3 नंबर पॉइंट जो है आरबीसी में एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन, आरबीसी में एनर्जी प्रोडक्शन। क्योंकि आप लोग जानते हो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता, तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर ना रहे तो एटीपी प्रोडक्शन कहां से होगा? एटीपी प्रोडक्शन होगा उसमें ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू। ओके गाइस, तो इसके बाद चलिए देख लेते हैं लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है ये जो कार्बन स्केलेटन होता है ना, कार्बन स्केलेटन, इससे डिफरेंट टाइप का नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड बनता है ग्लाइकोलाइसिस का, जो इंटरमीडिएट्स क्रिएट होते हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 सिग्निफिकेंस। ये आप लोग नोट कर लीजिए और याद रख लीजिए। तो चलिए मेन जाते हैं अब रिएक्शन मैकेनिज्म में। ओके, तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं जी ग्लाइकोलाइसिस होता है वो कैसे होता है। लेकिन वो देखने से पहले हमें जानना पड़ेगा रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम्स। और रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होता है ना, मतलब क्या होता है? आप लोग सोचो A+B। ठीक है, A+B से क्या हो रहा है? A+B से हो रहा है C से क्या हो रहा है? C+D से क्या हो रहा है? C+D से हो रहा है E+F। इस तरह से कुछ हो रहा है। और आप लोग सोचो यहाँ पर क्या है? ये जो है ये स्लो स्टेप है। ठीक है, स्लो स्टेप। ठीक है, ये जो स्लो स्टेप होता है इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं RDS। RDS का मतलब क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को जो एंजाइम एक्टिवेट करते हैं और जो एंजाइम इसको हेल्प करते हैं उससे हम कहते हैं क्या? आरडीएस एंजाइम, जो रेगुलेशन में हमें नेक्स्ट वीडियो में काम में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट आर द रेगुलेटिंग एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ओके, लेकिन वो उसका सिग्निफिकेंस हम लोग जान पाएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो इंश्योर दैट यू आर ऑब्वियसली वाचिंग द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आरडीएस एंजाइम। ठीक है, आरडीएस एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस में 4 आरडीएस एंजाइम होते हैं, मतलब 4 इरिवर्सिबल एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, तो दोज आर हेक्सोकाइनेस। सेकेंड वन इज पीएफके, मतलब फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1। ठीक है, 2 नहीं, 1 फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। थर्ड वन इज एनोलेस एंड फोर्थ वन इज क्या है? पाइरुवेट काइनेस। तो हमारे रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम्स के बारे में हम लोग जान लिए। तो अब हम जानेंगे क्या? अब हम जानेंगे कि इसको इन्वेंट किसने किया था। इसको इन्वेंट किया था ईएमपी, मतलब एमडेन मयरहॉफ एंड पार्नस ने। ठीक है, पार्नस ने। तो इसे हम कहते हैं कि एमडेन पाथवे भी हम इसे कहते हैं। और यहाँ पर कितना रिएक्शंस होते हैं? 10 रिएक्शंस रेगुलेटेड बाई 10 एंजाइम्स। हर एक एंजाइम्स के बारे में छोटा मोटा करके मैं बता दूंगा, क्योंकि वो एंजाइम्स रेगुलेशन में आपको जानना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन पाथवे। अब देख लेते हैं कैसे ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है और कैसे हम लोग इसका एंजाइम्स जो होते हैं
उनको याद रखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, ये एंजाइम्स जो होते हैं उनका कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इन डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को कैसे ये एंजाइम्स याद रखने होंगे इसका टेक्निक भी मैं आपको बता दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना, और एक लाइक तो बनता है भाई, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये हम लेते हैं ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। ग्लूकोज क्यों, ग्लूकोज तो ग्लाइकोलाइसिस का सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर OH बैठा देते हैं, OH, यहाँ पर ऊपर भी OH, नीचे भी OH, यहाँ पर CH2OH, ठीक है। ये हो गया हमारा जनरलाइज ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज तो हो गया, ग्लूकोज से क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर एक फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, इसलिए क्या फॉर्म होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, 6 नंबर पोजीशन में फॉस्फेट बैठ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग अगर नेमिंग करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो नेमिंग, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर पोजीशन में फॉस्फेट बैठेगा, तो यहाँ पर इस तरह का कुछ होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से। तो OH 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 और यहाँ पर क्या होगा, CH2 होने के बाद यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप कुछ इस तरह से झूलता रहेगा, इस तरह से, ठीक है, 2-, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो ये क्या करेगा, ये अब करेगा आइसोमेरिज्म रिएक्शन। तो आप लोग जानते हो ग्लूकोज का आइसोमर क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज क्या फॉर्म करे, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, सेम स्ट्रक्चर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर सॉरी, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। यहाँ पर 6 फॉस्फेट, तो यहाँ पर 6 नंबर पोजीशन में फॉस्फेट अटैच होंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा स्ट्रक्चर इसका। तो यहाँ पर अगर हम नेमिंग करना चाहें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर पोजीशन में अटैच है फॉस्फेट ग्रुप, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इसके बाद क्या करेगा, फ्रुक्टोज 6 जो फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट। ये भी इनका भी स्ट्रक्चर हमें तो बहुत ही आसानी सा चीज है, 1,6 मतलब 1 नंबर पोजीशन में भी फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं और ड्रॉ नहीं कर रहा, डायरेक्ट यहाँ पर एक फॉस्फेट ऐड कर देना खुद ब खुद, ठीक है, ग्लूकोज 1,6-20 फॉस्फेट। तो ये जो टोटल ये 4 स्टेप्स थे, इसे हम एक साथ कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, ठीक है, प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। क्यों प्रिपरेटरी फेज, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट हो रहा है वो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे, ये 2 सबस्ट्रेट में और 2 चीज में डिवाइड हो जाएंगे एल्डोलेस से। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे, और ये जो स्टेप है यहाँ पर अब देख लेते हैं कहाँ पर कौन सा एंजाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है, यहाँ पर क्या लगेगा, हेक्सोकाइनेज, ठीक है, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, ठीक है, ग्लूकोकाइनेज। ये 2 एंजाइम में से कोई भी एक एंजाइम लगेगा। यहाँ पर आप लोगों को जानना पड़ेगा हेक्सोकाइनेज कहाँ पर रहता है, ठीक है। हेक्सोकाइनेज जो होता है वो रहता है ऑल टिश्यूज में, ठीक है, ऑल टिश्यूज में। और जो ग्लूकोकाइनेज है वो कहाँ पर रहता है, वो रहता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, लिवर में, ठीक है, लिवर में रहता है। और यहाँ पर एनर्जी तो प्रोडक्शन होगा ही होगा, क्योंकि एक एटीपी यहाँ पर अटैच हो रहा है, तो एटीपी से क्या फॉर्म होगा, एडीपी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये जो आइसोमेरिज्म है, टेक्निक मैंने बताया था ना एंजाइम का याद रखने का टेक्निक, तो इस तरह से कुछ आप लोग याद रखोगे। ये एक आइसोमेरिज्म रिएक्शन है। आइसोमेरिज्म रिएक्शन में तो ऑब्वियसली आइसोमरेज तो बैठेगा ही, आइसोमरेज, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, ग्लूकोफ्रुक्टो आइसोमरेज, ठीक है, ग्लूकोफ्रुक्टो आइसोमरेज। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज से फ्रुक्टोज हो रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चर का चेंज। तो ये हमारा हो गया, ये यहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं लगेगा। इसके बाद और एक है, यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी एनर्जी लगेगा। क्यों, यहाँ पर देखो 6 फॉस्फेट से 1,6-20 फॉस्फेट हो गए हैं, ठीक है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या लगेगा, PFK। आप लोग क्या याद कर सकते हो, ये PFK एंड ये जो है हेक्सोकाइनेज, ये दोनों एंजाइम को, इनको मैंने बताया था पिछले 2-3 मिनट पहले, जो मैंने बताया था RDS एंजाइम और रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम। और ये 2 एंजाइम्स को हम कहते हैं की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जब मैं रेगुलेशन पढ़ाऊंगा तब आप लोग देख पाओगे, ये हेक्सोकाइनेज एंड ये जो होता है ना PFK, इनके ऊपर डिफरेंट इनहिबिटर एक्टिवेटर देकर हम ग्लाइकोलाइसिस को क्या कर सकते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है की एंजाइम। और यहाँ पर हमें क्या हो रहा है,
2 ATP, ठीक है। तो पहले ये काउंट कर लेना, यहाँ पर एक ATP ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर भी एक ATP ब्रेक हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट वाला स्टेप, ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेप का बाद वाला स्टेप। एनर्जी में क्या होता है, हम लोग मैंने ऑलरेडी बताया था, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। ये क्या होता है, ये टूट जाता है 2 पार्ट में। ये टूटने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, जो एंजाइम हेल्प करते हैं वो है एल्डोलेज, ठीक है। एल्डोलेज आप लोग जानते हो ना, एल्डोल कॉन्डेंसेशन, ठीक है, कॉन्डेंसेशन। एल्डोल कॉन्डेंसेशन से आप लोग क्या जानते हो, ठीक है, आप लोग जानते हो ए अगर एक कंपाउंड है प्लस बी कंपाउंड है तो वो मिलकर क्या करेंगे, एल्डोल कॉन्डेंसेशन में एक अमाउंट एच वाटर और कुछ भी एक एलिमेंट निकल जाएगा और ए भी एक कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। ये आप लोग जानते हो एल्डोल कॉन्डेंसेशन में। तो एल्डोलेज क्या करेगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो कंपाउंड से बना हुआ होगा उसमें उसको ही वापस बैक कर देगा। मतलब ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट किससे फॉर्म हुआ होता है, वो फॉर्म हुआ होता है 3PGALD से, ठीक है, एंड ऑब्वियसली DHAP, ढैप, ठीक है। इन दोनों का नाम भी मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो इन दोनों का नाम क्या है, ढैप का नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आप लोग ये देखो, आप लोग को स्ट्रक्चर भी दिखा रहा हूँ कैसे लिखना होगा, ठीक है। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये इसका स्ट्रक्चर। ये देखो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जनरली जानते हैं अगर हम लिखे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, तो क्या होगा स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। तो अगर हम यहाँ पर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, मतलब एक फॉस्फेट यहाँ पर अटैच कर दें तो ये क्या होगा, मतलब ये एक फॉस्फेट हम यहाँ पर अटैच कर रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2O PO3 2- और यहाँ पर C++ CH2OH। तो ये है ढैप का स्ट्रक्चर। बाद में जब लिपिड मेटाबॉलिज्म हम लोग पढ़ेंगे इसको काम में आएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग ग्लिसरॉल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3PGALD का स्ट्रक्चर क्या है, पहले हमें जानना पड़ेगा क्या फॉस्फोग्लिसराइल, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड का जनरलाइज स्ट्रक्चर होता है C++O इस तरह के, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर क्या होता है 3PGALD, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ग्लिसरॉल का OH एंड ये 3 नंबर पोजीशन में आपको फॉस्फेट बैठाना पड़ेगा, ठीक है, O PO3 2-। तो ये हो गया हमारा 3PGALD जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से क्रिएट हो रहा है। ये तो हमारा और एक बात है यहाँ पर ये दोनों जो कंपाउंड है ये रिवर्सिबल स्टेप्स में ढैप से 3PGALD हो सकता है और 3PGALD से ढैप हो सकता है, ठीक है। तो बाद में मैं और भी डिटेल्स में ये बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो था पहले फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट वो दोनों चीज में क्या हो रहा है, टूट जाता है। 3PGALD का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, और ढैप में मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो 3PGALD तो एक एल्डिहाइड है, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप आप लोग देख सकते हो। ये 3PGALD अब किस में कन्वर्ट होगा, 1,3 डाई PGA और 1,3 20 PGA, यहाँ पर 20 में नहीं लिखा लेकिन 1,3 डाई PGA में कन्वर्ट होगा। मतलब PGA का मतलब क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जब एक एल्डिहाइड से एक एसिड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन करना चाहें तो 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा एल्डिहाइड से, यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। तो इसलिए कौन सा हाइड्रोजन एक्सेप्टर आता है यहाँ पर, NAD+, ठीक है। NAD+ क्या करता है, NADH + H+ फॉर्म करता है एंड जो एंजाइम यहाँ पर लगता है उसका नाम क्या है, 3PGALD डिहाइड्रोजिनेस, मतलब 2 हाइड्रोजन ले रहा है। और एक इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर, और एक चीज ऐड होता है इसमें, क्या, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होने से क्या होता है, यहाँ पर 3 नंबर पोजीशन में तो एक फॉस्फेट पहले से था, तो ये तो पहले से था, लेकिन ये जो फॉस्फेट है ये बाद में ऐड होता है एंड 1,3 डाई PGA फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो मैंने ऑलरेडी कहा था ये एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप है, ठीक है। ये जो स्टेप बाकी जो स्टेप्स है वो हर एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप है। तो ये तो एनर्जी प्रोड्यूस हो गया है यहाँ पर, तो ये याद कर लेना है, नोट में रखना है ये, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, और ये ऑब्वियसली रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि मैंने बता दिया था जो 4 एंजाइम्स थे वो जो स्टेप्स कॉन्डक्ट कर रहे थे और एक्टिवेट और इनहिबिट कर रहे थे वो क्या होते हैं, वो होगा इरिवर्सिबल स्टेप। मतलब ये जो एंजाइम्स थे ना, यहाँ पर जो 4 एंजाइम्स के बारे में मैंने बताया था, ये जो 4 एंजाइम जो स्टेप्स में थे वो था एकमात्र इरिवर्सिबल स्टेप, और हर एक स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा ये 1,3 डाई PGA किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1,3 डाई PGA कन्वर्ट हो जाएंगे 3
PGA मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इसलिए क्या होगा, यहाँ से दो जो फॉस्फेट ग्रुप था, दो फॉस्फेट ग्रुप में से एक फॉस्फेट ग्रुप ये ATP को दे देगा। इसमें कौन सा एंजाइम काम में आएगा, इसमें जो एंजाइम काम में आएगा उसका नाम है 20 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ पर भी आप लोग देख रहे हो ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पर काइनेस एंजाइम का नाम कभी मत भूलना, क्योंकि काइनेस एंजाइम ATP बनने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डाई PGA काइनेस मतलब डाई फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, ये आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो इसके बाद 3PGA से क्या कन्वर्ट होगा, 3PGA किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3PGA जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, 2PGA में कन्वर्ट हो जाएगा ये चीज, ठीक है। 2PGA में जब कन्वर्ट होगा, ये भी एक रिवर्सिबल स्टेप है। ये जो रिवर्सिबल स्टेप है इसमें कौन सा एंजाइम लगता है, इसमें लगता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस। म्यूटेस का मतलब क्या होता है, म्यूटेस का मतलब होता है, आप लोग तो जानते हो, यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर पोजीशन में फॉस्फेट है, ये क्या करेगा, 3 नंबर पोजीशन के फॉस्फेट को 2 नंबर पोजीशन में ट्रांसफर कर देगा, तो इसीलिए 2 फॉस्फोग्लिसरेट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस का नाम याद रखना एंड काइनेस का नाम तो ऑब्वियसली याद रखना, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल स्टेप हो गया। एंड 2PGA से क्या फॉर्म होगा, 2PGA से फॉर्म होगा इसके बाद क्या, पेप, ठीक है। पेप का मतलब क्या है, फॉस्फोएनोल पाइरुवेट, ठीक है, फॉस्फोएनोल पाइरुवेट। 2PGA का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से होता है 2PGA का स्ट्रक्चर, COO-, यहाँ पर CH2O PO3 2- एंड ऑब्वियसली CH2OH, ठीक है। ये हो गया क्या, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, ये समझ लेना 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ये क्या होगा, अब यहाँ से अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का अगर हम निकाल दें, एंड यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम में आएगा, मैंने बताया था ना RDS एंजाइम्स में यहाँ पर एनोलेस काम में आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये इरिवर्सिबल स्टेप है, ठीक है, इरिवर्सिबल स्टेप, ध्यान रखो, पॉइंट को नोट कर लो, ठीक है। एनोलेस काम में आएगा। और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा होगा, ये देख लो, COO- एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जो देख लो यहाँ पर O PO3 2- और यहाँ पर CH2, यहाँ से तो एक वाटर निकल गया। यहाँ पर क्या होगा, पेप से जो क्या होगा, पेप मतलब फॉस्फोएनोल पाइरुवेट से लास्ट स्टेप क्या होगा, मैंने बताया ऑलरेडी, फर्स्ट में ही बता दिया था आप लोगों को। RDS एंजाइम के अंदर और एक क्या है, पाइरुवेट काइनेस, तो आप लोगों ने सही समझे। काइनेस का मतलब क्या है, काइनेस का मतलब है यहाँ पर भी ATP फॉर्मेशन होगा, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। इससे क्या होगा, एक अगर हम यहाँ पर ATP फॉर्म कर ले, ठीक है, ATP फॉर्म कर ले तो क्या होगा, यहाँ से तो एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा प्यारा सा किसमें, पाइरुवेट में, ठीक है, पाइरुविक एसिड में, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा एंजाइम लगेगा, पाइरुवेट काइनेस, ठीक है। ये आपको याद रखना ही रखना होगा। ये तो हमारा इसी के साथ हो गया फुल स्टेप्स, फुल मैकेनिज्म्स। यहाँ पर जो एंजाइम लगता है ढैप से 3PGALD फॉर्मेशन में, 3PGALD से ढैप फॉर्मेशन में, वो क्या है, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है। ये हो गया हमारा जो फुल ग्लाइकोलाइसिस उसका समराइज्ड फॉर्म। एंड आप लोगों को मैंने टेक्निक भी बता दिया कैसे आपको एंजाइम्स के नाम याद रखने होंगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है याद रखने में। तो फिर से चलिए देख लेते हैं एक बार करके। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट शीट, ठीक है। फर्स्ट शीट में हमने सिग्निफिकेंस पढ़ लिया है। सेकेंड शीट में हमने देख लिया RDS एंजाइम क्या होता है, यहाँ पर RDS एंजाइम स्टेप किसे कहते हैं, 10 स्टेप्स आर देयर, 10 एंजाइम्स आर देयर। तो इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, इसके बाद हम लोग देखे थे ये वाला प्रोसेस जहाँ पर ग्लूकोज से ये हो रहा है। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आप लोगों को जो जो स्टेप्स याद रखने होंगे, ये है इरिवर्सिबल स्टेप। फर्स्ट स्टेप इरिवर्सिबल है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप जो है ये भी इरिवर्सिबल स्टेप है। ये पॉइंट याद रखना, मार्क कर लो, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। इसके बाद और कौन सा इरिवर्सिबल स्टेप है, और जो जो स्टेप इरिवर्सिबल है, ये एनोलेस का स्टेप इरिवर्सिबल है, ठीक है। मतलब 2PGA टू पेप मतलब फॉस्फोएनोल पाइरुवेट फॉर्मेशन का स्टेप, ये क्या है, इरिवर्सिबल स्टेप है। एंड लास्ट वाला स्टेप पेप से
जब हम पाइरूवेट फॉर्म करेंगे वो वाला स्टेप भी क्या होगा, वो वाला स्टेप भी इरिवर्सिबल है। तो इसी के साथ हमारा ग्लाइकोलाइसिस का टोटल लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट वीडियो भी देखना, जहां पर मैंने ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन आसानी से समझा दिया है। ओके गाइस, और बहुत सारे बुक्स से लेकर कंबाइन करके मैंने बताया है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू गिव ए लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। एंड एट लास्ट, one thing to say, stay home, stay safe, and stay tuned with MBBS Medkit. Thank you.